हेलो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे सांख्यिकी की। ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो या फिर आप बीए बीकॉम के स्टूडेंट है, स्टैटिस्टिक्स आपका सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्सन है। बिना इसके आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं होता है। और स्टैटिस्टिक्स आज के टाइम पे हमारे समाज की, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें कोई भी नीतियाँ बनानी, इवन हमें कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा जब हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पर खर्चा कितना होगा। मतलब किसी भी चीज़ को नंबरों में कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमें नंबरों की स्टडी करना है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं कि कितना दूर होगा, 100 किलोमीटर दूर है, चलो ठीक है, कितना खर्चा होगा, वहाँ पर रहें कितने दिन रहेंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ है घूमने के लिए, सभी के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। तो हम जब कहीं जब घूमने जाएंगे तो वहाँ से रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स है। डेटा कलेक्ट करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ चलो अब घूमने जा सकते हैं या नहीं, हमारे बजट में है या नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बनानी है तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट पहले हुआ था या उसकी जो फेलियर से उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है, फिर कोई पॉलिसी बनाती है। तो आज के आधुनिक समय में इन द मॉडर्न एरा स्टैटिस्टिक्स हमारे लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअली लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर यूज करते ही करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि आगे जाके स्टैटिस्टिक्स के लाइन में अपना कैरियर भी अच्छा खासा बना सकते हैं। हालांकि उस सब के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को अभी फिलहाल पढ़ना होगा। लेक्चर नंबर 1 है जहां पर आज हम स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको स्टैटिस्टिक्स से मिलेगा। और क्लास 11 की बात करते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। हालांकि सांख्यिकी इंग्लिश वर्ड स्टैटिक्स से बना है और स्टैटिक्स का जो अर्थ निकल के आया है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से आया है। हालांकि प्राचीन समय में ही स्टैटिक्स का यूज होता था, लेकिन आज की तरह इतना वाइड नहीं था। पुराने समय में सांख्यिकी का यूज होता था राजा महाराजाओं के द्वारा, कि वो लोग जो भी नीतियां लागू कर रहे हैं, वो लोग जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको चाहिए कि टैक्स कितना आ रहा है, कितना दान दिया जा रहा है, मतलब वो पैसों के हिसाब किताब से जुड़ा हुआ था। तो स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली जुड़ा होता उस टाइम से राज्य से, और स्टैटिस्टिक्स यहीं से निकल के आया है। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का लैटिन भाषा में यूज होता है स्टेटस, जिसका मतलब था स्टेट। इटालियन भाषा में स्टैटिस्टा, जिसका मतलब था स्टेट। जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक, वो भी ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का था, जो राजा, वो भी उसी राज्य से जुड़ा था। राजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नंबर, वहां पर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छे से बताया। तो पुराने समय में राजनीति में राज्य में राजा के द्वारा कर्मचारियों से रिलेटेड, राज्य की इनकम कितनी है, कितना डोनेशन दिया गया, कितना फसल हो रहा है, कितना जन्म दर है, मृत्यु दर कितना है, लोग कितने, इससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा की जाती थी और उसी समय से इसका प्रयोग होता था। तो राज्य के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को ही अलग अलग नाम से स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना था। अब वहीं से जन्म लिया स्टैटिस्टिक्स, और हिंदी में हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। हालांकि बाद में इसके बारे में मॉडर्न लेवल पे बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध किया है गॉटफ्राइड आकेनबाल, जिनको स्टैटिस्टिक्स के फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने 1749 में इसके बारे में डिटेल से बताया, और बाद में इसको डिटेल से आज के टाइम में जो प्रेजेंट एरा में है इन 21 ईस्वी में जो सबसे ज़्यादा फेमस किया है कार्ल पियर्सन ने। इन्होंने स्टडी करने के लिए, अध्ययन के रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग विधियों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें कार्ल पियर्सन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है सही संबंध की कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की भी मेथड का भी, और बहुत सारे दूसरे सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया ताकि इजीली स्टैटिस्टिक्स का यूज आज के समय में कर सके। तो आधुनिक समय के सांख्यिकी के जन्मदाता कार्ल पियर्सन को जाता है, लेकिन नॉर्मली जब भी आपसे पूछा गया हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो आप इजीली बताएंगे गॉटफ्राइड आकेनबाल। ठीक है, डिटेल्स में जाएंगे थोड़ा सा और, तो यहां पर हमें सांख्यिकी के मीनिंग को समझना है। सांख्यिकी के अर्थ के बारे में हम समझ में आ गया कि किसने क्या कहा था, लेकिन अगर सांख्यिकी के मीनिंग के बारे में जाएं, इस मीनिंग को 2 ग्रुप में बांटा गया है।
सांख्यिकी का अर्थ बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी का अर्थ एकवचन के रूप में, इन द प्लूरल सेंस, इन द सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो नॉर्मली अगर सांख्यिकी के प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस को छोड़ दिए, खाली सांख्यिकी का मतलब बता दे, सिंगुलर प्लूरल एक साइड में रख, तो मुझे केवल मतलब बता। अगर सांख्यिकी के अर्थ की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं सांख्यिकी की एक शाखा है, ज्ञान की शाखा है, यह अर्थशास्त्र की शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का संख्यात्मक रूप से एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। मतलब हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए उससे रिलेटेड जानकारी को कलेक्ट करते हैं। किस रूप में? संख्या के रूप में, क्योंकि सांख्यिकी बना है संख्या का अंकन, संख्या का अध्ययन करने से। तो हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करना ही नहीं, उसको स्टडी करके रिजल्ट निकालने की इस पूरे विज्ञान को, इस पूरे अध्ययन को सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं सांख्यिकी का मीनिंग बहुवचन के रूप में, प्लूरल के रूप में। अगर कॉमन इसको एक के ब्रॉडली बता दिया जाए, इंडिविजुअली ना बल्कि ब्रॉडली बता दिया जाए क्या है, तो सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का सिंपल से छोटा सा मतलब होता है, सांख्यिकी का अर्थ होता है समंकों या आंकड़ों का अध्ययन करना। सिंपल सा है, सांख्यिकी मतलब संख्याओं का अध्ययन करना। जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसको नंबर के रूप में हम स्टडी करते हैं तो वही हमारी सांख्यिकी की है, और वही बहुवचन के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है, और इसके रेट में है भी यही। अब सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में प्रोफेसर बाउले ने एक्सप्लेन किया है कि समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों या संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब संख्या के रूप में जानकारी को प्रस्तुत करना सांख्यिकी है। और आकेनवाल ने, जो कि क्या है, जन्मदाता है सांख्यिकी, उन्होंने कहा राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तत्वों का संग्रह समंक होता है, और समंक ही सांख्यिकी। समंक मतलब डेटा, आंकड़े। इसके अलावा जब सांख्यिकी के एक वचन का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे डिटेल से अगर सांख्यिकी का मतलब को समझें, एक एक पॉइंट को समझें तो विस्तार से, तो सांख्यिकी का मतलब केवल संख्याओं का अध्ययन करना ही नहीं, सांख्यिकी का मतलब एक प्रक्रिया है। मतलब इन्होंने कहा इस रूप में सांख्यिकी को क्या कहा गया? सांख्यिकी एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। किस चीज की? सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जहां पर संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन किया जाता है। हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डेटा चाहिए, डेटा को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने अलग अलग वर्गों में बांटना है, फिर उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फिर इसको एनालाइज करना है, फिर सामने वाले को इंटरप्रेट करना है, मतलब प्रस्तुत करना। इस पूरी प्रक्रिया को सांख्यिकी कहा जाता है। और इस चीज को एक्सप्लेन किया था फर्ग्यूसन ने कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की एक शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। आपको क्या चाहिए? जैसे अभी कल ही नोटिफिकेशन आया कि भारत सरकार ने तय किया है कि 1 जुलाई से भारत की जनगणना शुरू करेंगे। तो जनगणना का मतलब होता है भारत में अब कितने लोग रह रहे हैं, जातिगत जनगणना, किस जाति के कितने लोग हैं, किस कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता करना है। तो यहां पर सबसे पहले भारत की जनसंख्या कितनी, इस पता करने के लिए डेटा को कलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप सरकारी कर्मचारी लोगों के घर घर जाएंगे, घर जाके उनसे तमाम जानकारियाँ पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने युवा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार है, कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष है, कितने लोग गांव में ही काम करते हैं, कितने लोग बाहर चले गए। इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे प्रॉपर वे में। तो ये कलेक्ट करना और फिर इसको इकट्ठा करेंगे। जब पूरी देश की जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, फिर इसको एनालाइज किया, पूरी टीम मिलकर एनालाइज करेंगे, फिर लास्ट में एक रिजल्ट निकल जाएगा, पूरा एक छोटा सा रिजल्ट निकलेगा, हमारे देश में इतने लोग हैं, पूरा ग्रुप आप जाके सांख्यिकी के मतलब सेंसस की वेबसाइट में देख सकते हैं। रोस्को के अनुसार सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षणिक संख्याएं हैं। संख्या का मतलब, जहां पर शैक्षणिक संख्या का मतलब होता है एक शिक्षा का एक संख्या, मतलब एक स्ट्रीम है जहां पर हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो व्यवहार परक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचनाओं के मात्रात्मक मतलब संख्याओं के संकलन,
उसकी व्यवस्थापन, उसका सरलीकरण और विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रदान करती है। मतलब सांख्यिकी एक अध्ययन है, जैसे बाकी सब्जेक्ट है उसी तरह ये भी एक सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने अभी कहा, सांख्यिकी एक प्रक्रिया है। और सांख्यिकी कैसी प्रक्रिया है? सांख्यिकी प्रक्रिया है जहां पर समंगों के अध्ययन से जुड़ी चीजें की जाती हैं। सबसे पहले समंग यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, एकत्रीकरण किया जाता है नंबर 1 पहले स्टेज में। जैसे डेटा हमारे पास आ जाता है, उस डेटा को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर उस जो भी डेटा ग्रुप में आता है उसको क्लासीफाई करने के बाद उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें यानी कि तालिका में, या फिर हम उसको चित्र के रूप में करें अलग अलग प्रकार से, या फिर उसको हम ग्राफ के रूप में करें, लेकिन रिप्रेजेंट करना पड़ता था कि इजीली समझ सकें। फिर जो भी रिप्रेजेंट डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मतलब उसका रिजल्ट निकाला जाता है, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद जिसको अपना रिजल्ट देना है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब जिसको जानकारी चाहिए उसको पहुंचा दिया जाता है। तो ये सांख्यिकी की अवस्था है, सांख्यिकी स्टेप है, और ये प्रॉपर वे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन भी है, एनालाइज, सब कुछ हम प्रॉपर वे में पढ़ेंगे यहाँ पर इस सीरीज में। ठीक है, शुरू किया है तो लास्ट तक हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा ताकि आपको कुछ भी मिस ना करना पड़े। अब बात होती है सांख्यिकी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसकी अपनी खुद की विशेषताएं, जिसमें हम बात कर लेंगे सबसे पहले समंग तथ्यों के समूह होते हैं। जो समंग है, जो स्टडी होता है ना, वह ग्रुप में होता है। हम किसी एक समंग के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे आपकी मेरे जेब में 100 रुपए का नोट है, अच्छी बात है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये। 100 रुपए का नोट है, लेकिन आप कहते हैं मैं एक महीने में 50,000 रुपए कमाता हूं, तो ये सांख्यिकी कि एक महीने में 50,000 रुपए कमाया, तो एक दिन में कितना कमाया, टोटल किया गया आपको, हर दिन की दिहाड़ी का टोटल करके 50,000 रुपए आया, तो ये सांख्यिकी है। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है निष्कर्ष। सांख्यिकी केवल हमारे पास एक डेटा आता है, उससे हम रिजल्ट नहीं निकाल, क्योंकि सांख्यिकी का अध्ययन करने के बाद हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो भी एक अनुमान तरीके से, सांख्यिक अनुभवों की गणना अथवा अनुमान दो सकते। यहाँ पर जो भी डेटा आता है एग्जैक्ट नहीं आता है। सांख्यिकी कभी भी 100% ट्रू डेटा नहीं देता है, बेटा ध्यान में रखना। सांख्यिकी के अंतर्गत थोड़ा ये है कि सांख्यिकी कभी भी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करती हैं। गणितीय शुद्धता का अभाव होता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर अनुमान किया जाता है, डेसिमल में होता है, पॉइंट को राउंड अप किया जाता है। अगर आंसर आपका इतना आ रहा है 10.256, इसको राउंड अप कर देते हैं हम 10.26 करके, तो यहाँ पर 100% शुद्धता नहीं होती है। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो तभी जानकारी अच्छे से मिलती है। सजातीयता आवश्यक होना चाहिए कि जो भी डेटा वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, मैच होना। अगर क्लास 10 का रिजल्ट पता करें तो क्लास 10 का रिजल्ट होना चाहिए, 12 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, समंग आंकड़ों अथवा संख्या में व्यक्त किए जाए, अंकों अथवा संख्या में व्यक्त किए जाने चाहिए। वो सब कुछ जो अंकों में या संख्या में व्यक्त किया जाता है उसी की स्टडी हमारे सांख्यिकी में होती है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी के क्षेत्र। सांख्यिकी के जब क्षेत्र की बात करते हैं, बस 3 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, नंबर 2 सांख्यिकी की विषय सामग्री, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, और नंबर 3 सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ना होता है, जिससे हम सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति से। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जस्ट नेचर मतलब सांख्यिकी कैसा है। जब भी हम नेचर की बात करते हैं, नेचर सांख्यिकी विज्ञान है, ये सांख्यिकी कला है। विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विज्ञान के अंतर्गत क्या है, क्यों है, कैसे का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान हमें निष्कर्ष तक पहुंचाता है। अगर विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन है तो जाहिर सी बात है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी भी क्रमबद्ध अध्ययन है, क्योंकि सांख्यिकी में भी सांख्यिकी कलेक्ट करने के नियम होते हैं, यहाँ पर भी प्रक्रिया होती है, यहाँ पर भी डिटेल के साथ स्टैटिस्टिक्स चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मतलब साफ है सांख्यिकी का स्वभाव कैसा है, सांख्यिकी एक विज्ञान है। क्यों? सांख्यिकी भी विज्ञान की तरह चीज़ों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, विज्ञान के भांति। यहाँ पर भी इसके अपने खुद के रीतियाँ हैं, अपने खुद के नियम हैं, जैसे सांख्यिकी के संभावना सिद्धांत, सांख्यिकी नियमितता सिद्धांत, महागणता नियम, ठीक है ना। इसके अलावा संबंध का सिद्धांत जो अलग अलग जगह लागू होते हैं, क्योंकि विज्ञान के नियम, जैसे विज्ञान में कई सारे लॉ है,
न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड जो हर जगह लागू होते, उसी प्रकार के सांख्यिकी के भी अपने नियम है जो सांख्यिकी अध्ययन के क्षेत्र में हर जगह लागू होते हैं। यहाँ पर भी नियम पालन करना, यहाँ पर भी जो है स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा है सांख्यिकी एक कला है। और कला किसे बोलते हैं? कला का मतलब होता है किसी कार्य को करने की कुशलता, कि आप किसी काम को किस तरीके से कर सकते हो। वहां पर नियम कानून नहीं, काम करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाता है कि रोटी बनाओ, भाई नियम रूल ये कहता है पहले आटा गूंदना है, उसके बाद उसको सेंकना है, रोटी बन गई। लेकिन क्या हर कोई एक जैसी रोटी बनाना कला है, ठीक है ना, वो क्या है, एक आर्ट है, ध्यान में रखना। तो क्या सांख्यिकी भी आर्ट है? बिल्कुल सही, क्योंकि सांख्यिकी का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंतर्गत आंकड़ों को समझने की कुशलता होगी, जिसके अंदर उसको समझने का ज्ञान होगा, जिसके अंदर उसका नॉलेज होगा, वही सांख्यिकी को पढ़ सकता है, वही सांख्यिकी और सांख्यिकी की पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब होता है जिस प्रकार से कला कुशलता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार सांख्यिकी के भी कुशलता की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाएगा, कौन से समस्याओं के लिए किस प्रकार के नियमों का प्रयोग करना है, इसके लिए कुशलता चाहिए, स्किल चाहिए। इसको वो नॉर्मल बोलते हैं, इसको कॉमन सेंस चाहिए। और कॉमन सेंस विज्ञान से नहीं आता है, वो आर्ट से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि सांख्यिकी में नियमों का, सिद्धांतों का पालन करते हुए ही कुशलता का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विज्ञान की नीतियों का और कला की कुशलता दोनों का एक समान प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सांख्यिकी की विषय सामग्री। जब भी सांख्यिकी के विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, इसके दो प्रमुख पार्टों में बांटा जाता है। सांख्यिकी विवरणात्मक सांख्यिकी है, डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा होता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है, ठीक है। जब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले विवरणात्मक, जहां पर सांख्यिकी को डिटेल से समझा जाता है। इसका संबंध उन विधियों से है जिसका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण के लिए किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत चीज़ों को डिटेल से पहले एकत्रित करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है, फिर उसको अलग अलग ग्रुप में प्रस्तुत करना है, चाहे टेबल में हो, फिर उसको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालना है, औसत है, माध्यिका है, बहुलक आदि मापों का। जब इन सभी प्रकार की चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं तो वो होता है हमारा विवरणात्मक सांख्यिकी। मतलब सांख्यिकी को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अंतर्गत उन विधियों से होती है जिसके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले। यहाँ पर चीज़ों को डिटेल से नहीं, यहाँ पर चीज़ों को शॉर्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चावल खरीदने जाना है। क्या खरीदने जाना है? चावल। अब चावल खरीदने जाना है, हमें चावल चाहिए पूरा एक कट्टा, 25 किलो का कट्टा खरीदना है। क्या पूरे कट्टे को खोल के चावल को हम फैला देंगे, फिर एक एक चावल चेक करेंगे, भाई चावल कैसा, चावल कैसा, चावल कैसा? नहीं ना, हम कट्टा को खोलते हैं, कट्टे के अंदर हाथ डालते हैं और चावल निकल के आता है, फिर चेक करते हैं कि एक मुट्ठी चावल से पूरे कट्टे का चावल हम चेक कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा कौन सा? निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, इंटरफेरेंशियल स्टडीज। मतलब दूसरे एग्जाम्पल, अगर आपको अपने क्लास के बारे में पता करना है कि क्लास के बच्चे कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या पूरे क्लास का टेस्ट लेंगे? इतना समय है आपके पास? नहीं। क्लास में जाएंगे, 2-4 बच्चों को खड़ा कराएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, रिजल्ट अच्छा आया तो क्लास सही है, नहीं है तो क्लास सही नहीं है। तो जहां पर चीज़ों को डिटेल से नहीं, एक सैंपल वे में एनालाइज किया जाता है, उस स्टैटिस्टिक्स को संग्रहात्मक, निष्कर्षात्मक यानी कि इन्फेरेंशियल स्टडीज के नाम से जानते हैं। अब सांख्यिकी की सीमाएं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए सांख्यिकी में अंकों का प्रयोग करते हैं तो अपने आप में ये कुछ सीमा, क्योंकि अंकों के अलावा कुछ भी दूसरा हो। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे साल भर मुझे ये ला के दिया, वो स्टैटिक्स नहीं है। आपके पापा ने आपके प्यार में के लिए कितना खर्च किया, वो स्टैटिक्स है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत केवल नंबरों की स्टडी की जाती है, बाकी सब चीज़ जिसको नंबरों में नहीं बदला सकता उसकी स्टडी नहीं होती है। तो कुछ सीमाएं हैं। नंबर 1, सांख्यिकी केवल और केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन करती हैं। मतलब इसके अंतर्गत इमोशन का, गुण का, क्वालिटी का कोई मतलब लेना देना नहीं है।
ये केवल ग्रुप का स्टडी कर सकती हैं, व्यक्तिगत इकाई। जैसे मैंने कहा 1 रुपए का नोट है आपकी जेब में, इससे कोई मतलब नहीं स्टडीज को, लेकिन आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो सांख्यिकी, मतलब ये केवल स्टडी जो सिंगल में होता है उसकी स्टडीज में स्टडी नहीं किया जाता है। सांख्यिकी समांकों का सजातीय होना यानी कि एक जैसा होना जरूरी है। स्टैटिक्स चीजों को तभी एनालाइज कर सकता है जो डेटा हमारे पास है वो एक जैसे हो, होमोजेनियस हो। अगर अलग अलग डिफरेंट के होंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल में और औसतन रूप में ही सत्य होते हैं। शॉर्ट टर्म में तुरंत बात करेंगे तो जैसा भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर है। 140 करोड़ का एक एस्टिमेशन है ना, और आज के टाइम में कितना होगा क्या पता, तो इसलिए कहते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए सही होता है, एक अनुमान होता है। जानकारी के अभाव में सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। अगर हमें सांख्यिकी महत्व का, सांख्यिकी के मेथड का या फिर इसके रिजल्ट का, अनुमान का तरीके का पता नहीं होता है तो इसका रिजल्ट हमारा गलत आ सकता है। सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य और भ्रामक हो सकते हैं। सांख्यिकी का डेटा कहाँ से आया, अगर इसका सही हमारे पास तरीका ना हो, सोच ना हो, तो सारे रिजल्ट खराब हो जाता है। और विशेषज्ञ ही सांख्यिकी है। सांख्यिकी रीतियों का, सांख्यिकी नियमों का, सिद्धांतों का हर कोई प्रयोग नहीं वही कर सकता है जिसको एक्चुअली में स्टडीज के बारे में पता हो, जो स्टडीज का जानकार होता है। नॉर्मल आदमी रियलिटी में इसको नहीं पढ़ सकता। अब बात करते हैं सांख्यिकी की जरूरत क्या है, क्या महत्व है इसका। सांख्यिकी सिद्धांतों के, आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सांख्यिकी, जैसे मैंने कहा हमें कोई भी काम करना है, सरकार को कोई भी काम करना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, नीति बनानी है, रूल लागू करने हैं, तो उसके लिए सरकार को चाहिए सबसे पहले क्या चीज़, डेटा। अलग अलग चीज़ों से, मान लो सरकार को टैक्स जो है कम करना है तो टैक्स पहले कितना था, टैक्स कम करने के बाद कितना होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब पता करना पड़ना होता है। आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा, स्टैटिक अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बिना अर्थशास्त्र अधूरा है। अनुसंधान, स्टैटिक्स एक अनुसंधान है, रिसर्च में ही है। कोई भी साइंस में कहीं पर भी हो सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाता है, स्टैटिक्स का यूज होता है। आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए डेटा चाहिए और डेटा कलेक्शन करने का मतलब स्टैटिक्स होता है। और सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं उन सब में सांख्यिकी का ही प्रयोग होता है। बिना सांख्यिकी आज के समय में, आधुनिक इरा, अगर कहते हैं सांख्यिकी निकाल दो हमारी जिंदगी से तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो हमारे जीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का अपना अलग ही महत्व है। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो बेझिझक बेधड़क कमेंट में लिख डालिए। संकोच मत कीजिए। आपको खराब लग रहा है तो नेगेटिव रिव्यू दीजिए, खराब लग रहा है तो बोल दीजिए सर आप बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव रिव्यू दीजिए और साथ ही साथ लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और इंस्टाग्राम और कहाँ, फेसबुक के थ्रू भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय।